मित्रों, बांग्लादेश की नई सरकार एक तरफ जहां मुल्क के अंदर नॉर्मलसी रिटर्न करने के हवाले से कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से गैर एलानिया एक हाइब्रिड वॉर इनके ऊपर छेड़ दी गई है। अच्छा, हाइब्रिड वॉर क्या होती है? हाइब्रिड वॉर जो होती है ये नॉन ट्रेडिशनल किस्म की वॉर होती है। इसके अंदर हर तरह का वो काम किया जाता है जिससे टारगेट को नुकसान पहुंचे। मिसाल के तौर पर सारे के सारे डैम्स के दरवाजे खोल के तो फ्लड्स किसी मुल्क के अंदर भेज देना, इससे उनके लिए फूड क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, फूड शॉर्टेज पैदा हो सकती है और लाखों की तादाद में उनके मुल्क के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है लोगों की। यानी कि गोली चलाए बिना आपने लाखों लोगों को मुतासर कर दिया। इसी तरह से इकोनॉमिक महाजों पे चोट पहुंचाना, डिप्लोमेटिक महाजों पे चोट पहुंचाना, ये सब हाइब्रिड वॉर का हिस्सा होता है। तो बांग्लादेश के खिलाफ एक गैर एलानिया अनअनाउंस्ड हाइब्रिड वॉर ऐसा लगता है कि इंडिया ने शुरू करके रखी हुई है और इसी पे अमल करते हुए आज डिप्लोमेटिक महाजों पे मोदी ने एक नई चाल चली है। उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब से फोन पे बात की है गालिबन, और फोन पे बात पे डिस्कस करना था यूक्रेन, लेकिन मोदी ने शिकायत लगाई है बांग्लादेश की। और मोदी ने वहां पर जो बांग्लादेश की नई सरकार है उनके हवाले से ढके छुपे अल्फाज में अमेरिकन को कहा है कि ये जो नई सरकार है ये हिंदू जो बरादरी है उनके लिए बहुत ही सख्त है और हिंदू बरादरी के ऊपर वहां पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, ये आप रुकवाएं। ये अमेरिकन को उन्होंने बाकायदा कहा है। बल्कि मैं आपको मोदी का ट्वीट दिखाता हूं, ट्वीट भी किया उसने, फोन पे बात करने के बाद ट्वीट भी किया है। कहता है कि स्पोक टू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस Joe Biden on phone today. We had a detailed exchange of views on various regional and global issues, including the situation in Ukraine. I reiterated India's full support for early return of peace and stability. We also discussed the situation in Bangladesh and stressed on the need for early restoration of normalcy and ensuring the safety and security of minorities, especially हिंदूज इन बांग्लादेश। तो एक केस बिल्ड करने की कोशिश टॉप से आपको नजर आ रही है, टॉप के लेवल पर, यानी मोदी खुद इसमें आपको आगे आगे नजर आ रहा है और बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ डिप्लोमेटिक महाजों पे वो ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। पहले इसी तरह की हरकतें पाकिस्तान के खिलाफ ये कर रहा होता था, लेकिन अब पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी तरह की हरकतें आपको मोदी करता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर माइनॉरिटीज अनसेफ हैं। हालांकि जब ये इस तरह की चपड़ चपड़ कर रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन साहब के साथ, तो उस वक्त मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस लड़ रहे थे, क्रिश्चियन बरादरी वहां पर लड़ रही है ना हिंदुत्व गुंडों के साथ। और इसी तरह से इंडिया के दूसरे मकामात से भी मुस्लिम बरादरी के अगेंस्ट अत्याचारों की खबरें आ रही थी। अच्छा, मजीद मजहब का खैज एक चीज आपको दिखाता हूँ। मोदी जब अमेरिकन से बात करके तो बांग्लादेशियों के खिलाफ कंप्लेन लगा रहा था ना, तो उस वक्त जरा ये वीडियो देखिए। जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, ये पता है क्या है? ये अमेरिकन डिप्लोमेट है, एक अमेरिकी डिप्लोमेट, वो कश्मीर गया हुआ है और कश्मीर जाकर तो वहां के उन लीडरों से अमेरिकन डिप्लोमेट मिल रहा है जो कि आर्टिकल 370 के खिलाफ है और जो कि कश्मीर के हवाले से मोदी और इंडिया की पॉलिसीज के खिलाफ हैं। तो उनसे अमेरिकन डिप्लोमेट वहां पर जाकर मिल रहा था। इधर से ये शिकायतें लगा रहा था बांग्लादेश के हवाले से, लेकिन इसके अपने जेर तसल्लुत जो इलाके हैं वहां पर देखिए क्या हो रहा था। तो असल में तो इसको ये वाला इशू रेज करना चाहिए था ना कि कश्मीर में आप क्यों मिल रहे हैं, हमारे जो इस तरह के लीडर्स हैं उनके साथ क्यों मिल रहे हैं, वो तो हमारा अटूट हंग है। इस तरह का इंडिया का नैरेटिव है ना, तो वो डिस्कस नहीं कर रहा, डिस्कस कर रहा है बांग्लादेश। अच्छा, इंडिया के जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं वो भी लगे हुए हैं काम पे, उन्होंने भी एक खास नैरेटिव बांग्लादेश की नई सरकार के लिए उन्होंने भी क्रिएट करना शुरू किया हुआ है। ब्रह्मा चालेने को देख रहा था कल, उसने एक ट्वीट किया है कि इन बांग्लादेश विद द मिलिट्री पिक्ड इंटरम सिविलियन लेड रिजीम एंगेज्ड इन और कंडोनिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, फिजिकल असॉल्ट्स ऑन पॉलिटिकल डिटेनीज इन कोर्ट्स हैव बिकम रूटीन। वो जो चीफ जस्टिस जो था फॉर्मर, उसको फैंटी पड़ी है तो उसके हवाले से इसने लिखा है। अब देखें, बांग्लादेश की मिलिट्री ने फर्ज करें अगर ये सेटअप बनाया भी है तो ये सेटअप मेड इन बांग्लादेश तो है ना, कम से कम शेख हसीना के सेटअप की तरह मेड इन इंडिया तो नहीं है। चालिने साहब, पिछले इलेक्शंस में आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जो शेख हसीना का वन साइडेड वन पार्टी इलेक्शन था, कुछ बोलते ना आप वहां पर कि ये कौन सा इलेक्शन है, किस तरह का इलेक्शन है, वो तो मेड इन इंडिया इलेक्शन था। तो मेड इन इंडिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हसीना सरकार से तो यूनिस साहब की मेड इन बांग्लादेश सरकार बेहतर हुई ना। फिर
लिहाजा मित्रों, एक खास नैरेटिव इंडिया के अंदर से टॉप के लेवल से ओरिजिनेट हो रहा है बांग्लादेश के हवाले से, और माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेकर ही ये इस मामले को आलमी सतह पर उठा रहे हैं। अलबत्ता मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन कोई ज्यादा घास डालेंगे इस मामले पे, क्योंकि इंडिया का खुद का जो रिकॉर्ड है माइनॉरिटीज के हवाले से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। वेस्ट के अंदर हिंदुत्व की जो नेशनलिज्म है वो वैसे ही बदनाम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन इसको ज्यादा सीरियस लेंगे। अच्छा, आखिर में आपके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट शेयर कर दूं कि भूटान और चाइना के दरमियान बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के हवाले से 14th राउंड ऑफ टॉक हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि चाइना भूटान होल्ड 14th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन बाउंड्री इश्यूज। तो ये दोनों मुल्क जो हैं अपने सरहदी तनाज़ात रिजॉल्व करने के हवाले से बढ़ रहे हैं। मोदी अप्रैल में गया था वहां पर गालिबन, यानी इंडिया के जो इलेक्शन हो रहे थे उससे कुछ ही हफ्ते पहले ये गया था वहां पर, और कुछ एड भी बढ़ा दी थी। पहले ये 5 साल का कोई पैकेज देते हैं वहां पर भूटान को, 500 करोड़ रुपयों का पैकेज देते हैं। उसको इंडिया ने डबल कर दिया था अभी 2-4 महीने पहले, उसको 1000 करोड़ कर दिया था कि 5 साल में हम आपको 1000 करोड़ देंगे, आप हमारी साइड पर रहिए। लेकिन लग यूं रहा है कि वो 1000 करोड़ भी काम नहीं आया, और उस 1000 करोड़ वाले पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद कुछ ही हफ्ते के बाद आप देख रहे हैं कि ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि भूटान और चाइना ने 14th जो एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग है इनकी बाउंड्री इश्यूज के रिजोल्यूशन के हवाले से वो की हुई है। लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में ही चाइना के जो टॉप के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि वो बहुत जल्द भूटान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी क्रिएट करने जा रहे हैं। भूटान की फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेकर इंडिया ने हाईजैक करके रखी हुई थी, और भूटान के किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट जो मेंबर कंट्रीज हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से किसी के साथ भी भूटान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, क्योंकि इंडिया इनसिक्योर रहता था। इंडिया को डर लगा रहता था कि अगर किसी परमानेंट मेंबर के साथ, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के साथ भूटान के टाइज बन गए तो ये हमारे चुंगल से निकल जाएगा। अब लास्ट ईयर चाइना ने अनाउंस किया हुआ है कि वो भूटान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जल्द ही इस हवाले से ऑफिशियल ऐलान, बाज़ाब्ता ऐलान भी मुतवक्किल है। अच्छा, भूटान की सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पर कई मरतबा बात कर चुके हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इंडिया का, ये बराह रास्त डिपेंड करता है भूटान के एक्शंस के ऊपर। यानी भूटान और चाइना के दरमियान अगर नॉर्मलसी रिटर्न हो जाती है और दोनों मुल्क अगर इस तरह से डिप्लोमेटिक टाइज अपने स्टार्ट करते हैं और इनके दरमियान जो बॉर्डर इश्यूज मौजूद हैं वो अगर रिजॉल्व हो जाते हैं, तो डोकलाम का जो रीजन है, जिसके लिए इंडिया कहता है कि ये भूटान का रीजन है लेकिन चाइना कहता है कि ये हमारा रीजन है, तो डोकलाम ऑफिशियली इनके पास चला जाएगा। भूटान इनको एक तरह से लिख के दे देगा ये आपका इलाका है चाइनीज का। तो डोकलाम डायरेक्टली लिंक करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, यानी वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही नजदीक है, और इंडिया के लिए इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस डिसीजन के। लिहाजा भूटान और चाइना के दरमियान होने वाली जो नॉर्मलाइजेशन है, अगर ये एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं दोनों मुल्क, तो ये उतना ही बड़ा सेटबैक होगा जितना बड़ा सेटबैक इंडिया को ढाका के अंदर मिला है।